हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन। और इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बताऊंगा कि फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्यों होती है। तो इसमें बेसिकली हमें ये जानना होगा कि हाइजेनबर्ग का जो एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो काफ़ी यूजफुल होगा। अगर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में रहता है और उसमें हमें ये ना पता हो कि वो कहाँ है, तो वो अनसर्टेनिटी टाइम है जितनी देर तक वो वहाँ रहा। तो जब टाइम में अनसर्टेनिटी होगी तो कैनोनिकल कॉन्जुगेट जो होता है टाइम के कैनोनिकल कॉन्जुगेट वो एनर्जी होती है। तो अगर टाइम में अनसर्टेनिटी होगी और हमें नहीं पता उस टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होगी। समझें कि सिंगल मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है और फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट विड्थ का क्या मतलब है। तो पहले तो आप ये जाने कि विड्थ का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास सपोज किया यहाँ इस स्टेट से गया और किसी पर्टिकुलर स्टेट में है ऊपर पहुंच गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया और ये इस तरीका से इसका रास्ता था और क्या हुआ, यहां से फिर वापस आ गया। तो इसने क्या किया होगा, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा कि एक पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की स्टेट में गया और जिस एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया है उसी एनर्जी का जो फोटोन है यहां से जब एक्साइटिक स्टेट से ग्राउंड में कूदेगा उसी एनर्जी का फोटोन बाहर एमिट कर देगा। तो यहां पे सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइन आएगी वेवलेंथ की। एक लैम्डा हमारा फिक्स हो गया और बच्चों वो लैम्डा कौन सा फिक्स हुआ, जिस वेवलेंथ का हमने डाला था। ये सिंपल फिजिक्स है। लेकिन क्या हुआ, कहां से पिक्चर में आया ये फिनोमेना फाइनाइट विड्थ वाला, उसको समझे। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास केस है वो ये होता है कि ये हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, क्योंकि जो एटमों की तादाद है वो अप्रोक्सीमेटली जो सैंपल में होती है वो 10 की पावर 23 एटम्स का ऑर्डर होता है। तो हम 10 की पावर 23 जो एटम्स हैं उनको नहीं दिखा सकते डायग्राम में, लेकिन क्या दिखा सकते हैं, कुछ दिखा दें। लेकिन क्या कहें कि यहां बहुत सारे एटम्स है ग्राउंड स्टेट में। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर बीम ऑफ फोटोन को डाला, सिंगल नहीं बीम। आप कहेंगे सर सिंगल क्यों नहीं डाल रहे। सिंगल की पॉसिबिलिटी तो यह है कि सिंगल आपने डाला, हो सकता है वो उसके ऊपर डले ही ना, कोलिजन ही ना हो इलेक्ट्रॉन से। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में, बीम ऑफ फोटोन जब डालोगे और इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा क्लाउड होगा तो उनमें से कोई ना कोई सा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपने क्या किया, बीम ऑफ फोटोन को इंपोज करना शुरू किया। बीम ऑफ फोटोन्स, मैं पूरा बीम्स तो नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पे बीम ऑफ फोटोन डाल रहे हैं। तो क्या होगा, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे। कौन सी स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे। कहां से, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट से जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में हम जानते हैं कि ये 10 की पावर -1 सेकंड के ऑर्डर तक रहते हैं। ये हमारे 10 की पावर -1 सेकंड के ऊपर रहेंगे। तो अगर सपोज किया यहां पे एनर्जी ई थी तो यहां पे क्या होगा, इस एनर्जी जो यहां पे इस एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स थी, यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक एनर्जी इंटरवल के गैप में होंगे। आप पूछेंगे सर कि ये कहां से गैप आ गया, इसका कारण क्या रहा। तो कारण इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में था कि ये जो होगा ये अनसर्टेनिटी एनर्जी की होगी। तो एनर्जी लेवल तो था फिक्स, जैसे अब हाइड्रोजन के केस में लें तो हम क्या कहेंगे कि n बराबर 1 में हाइड्रोजन एटम के अंदर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। n बराबर 2 में निकालोगे तो -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला उसका होता है En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, तो एनर्जी लेवल हमारे क्या होते चले जा रहे हैं, फिक्स एनर्जी लेवल है। 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो एनर्जी लेवल n बराबर 1 से ऊपर गए हैं तो कहीं ऊपर के स्टेट में होंगे, 2 में, 3 में, 4 में, जो इस भी स्टेट में होंगे। वो इस पर निर्भर करेगा कि जो एनर्जी आपने डाली है बीम ऑफ फोटोन उन्हें वो कहां तक ले जा रहा है। लेकिन उस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो फिक्स होगी। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन रूल, एनर्जी क्वांटाइजेशन रूल, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सर्टेन होती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा होता है कि आप एनर्जी को फिक्स नहीं कर सकते। एनर्जी कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा है कि एनर्जी फिक्स है तो डेल्टा ई 0 हो जाएगा, अनसर्टेनिटी एनर्जी 0 हो जाएगी।
अनसर्टेनिटी इन एनर्जी जीरो हो जाएगी तो डेल्टा टी की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि अपने आप में एब्सर्ड है। तो यहां पे क्या होगा कि डेल्टा टी का जो ऑर्डर है, ये हम फॉर्मूले से देख रहे हैं कि डेल्टा ई और डेल्टा टी जो होगा इसका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ये हमारा एच कट बाई टू, या तो इन दोनों प्रोडक्टों के एच कट बाई टू से, जो इनका प्रोडक्ट है वो एच कट बाई टू से ज्यादा होगा, या एच कट बाई टू के ऑर्डर का होगा। बात समझे नहीं समझे? तो क्या हुआ कि मैं कैलकुलेटेड पोर्शन नहीं करा रहा हूं, लेकिन एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि जैसे हमारा डेल्टा टी का ऑर्डर यहाँ पे 10 की पावर -1 सेकंड हुआ, तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे हम डेल्टा टी की वैल्यू को ये रख देंगे और एच कट की वैल्यू को रख देंगे, तो डेल्टा ई हमारे यहाँ क्या होगा, ये डेल्टा ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, फाइनाइट होगी। यही डेल्टा ई है। अब इसका अगर हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हम कैलकुलेटेड पोर्शन पर जा सकते हैं, और इस कैलकुलेशंस में हम क्या देख रहे हैं, इस रिजल्ट में हमें यह पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारा ये डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, एच कट बाई टू डेल्टा टी, ये भी लिख सकता हूं। तो क्या होगा, डेल्टा टी अगर हमारा राइज होगा तो डेल्टा ई जो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है वो कम होगी, और अगर डेल्टा टी हमारा क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी अगर हमारा कम होगा तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हमारी लार्ज होगी। ये आपस में कोरिलेट चलते हैं। अब हमारा डेल्टा टी फाइनाइट है, एच कट फाइनाइट है, तो ये वैल्यू फाइनाइट हो गई, तो डेल्टा ई यहां से फाइनाइट आ रहा है, तो ये जो तो हमारा डेल्टा ई हो गया। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये है कि जो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बीम ऑफ फोटोन के इम्पोज करने के बाद में, उसमें हमें नहीं पता कौन सा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा, कौन सा इसके ऊपर रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे एनर्जी इंटरवल में है। अगर हम इसका इंटेंसिटी प्रोफाइल देखें तो कुछ इस तरीका का इंटेंसिटी प्रोफाइल इसका मिलेगा हमें, इस टाइप का, इस तरीका का। क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों की संभावना यह होगी कि वो इस स्टेट में पहुंचे यहां पे, लेकिन कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ इधर भी होंगे, नीचे भी होंगे, ऊपर भी होंगे। अगर हमारा ये एनर्जी लेवल फिक्स होता तो ये केस बनता, फिर तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती, फाइनाइट विड्थ का कंसेप्ट ही नहीं लगता। लेकिन क्या देखा जाता है कि हमें कभी भी सिंगल फोटोन का वेवलेंथ नहीं मिलता, उस वेवलेंथ के आसपास एक पर्टिकुलर का तो ज्यादा मिलता है इस लैम्ब्डा के करस्पॉन्डिंग, लेकिन इसके आगे पीछे ज्यादा और कम वेवलेंथ के भी हमें रेडिएशंस मिलते हैं। तो हमारे पास में क्या हुआ कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स जो मिलते हैं वो एक सर्टेन एनर्जी लेवल के नहीं मिलते, तो जो हमारे पास फोटोन एमिट होते हैं यहाँ, उनकी एक रेंज होती है फ्रीक्वेंसियों की या वेवलेंथ की। तो हमारे पास फाइनाइट विड्थ जिसे हम कह रहे हैं, वो फाइनाइट विड्थ का जो मतलब है वो केवल और केवल उसे उस फॉर्म में समझा सकते हैं कि ये एनर्जी इंटरवल इसका कॉज है। आप एनर्जी जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि डेल्टा टी जब 10 की पावर -1 सेकंड का हुआ तो हमें नहीं पता है कि जो एनर्जी लेवल है कि वो उसे हम सर्टेन नहीं ले सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होगी। और उस अनसर्टेनिटी का मतलब होगा कि जो यहाँ से फोटोन निकल के जा रहे हैं वो उस एनर्जी इंटरवल में कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो 10 की पावर -1 सेकंड में इस एनर्जी इंटरवल के अंतराल में कहाँ पे हैं। देखा यह जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हालांकि इसी एनर्जी लेवल के पास पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस तरीका का ये इंटेंसिटी प्रोफाइल देखा जाता है। इसमें हमें यह पता चल रहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसी एनर्जी लेवल पर होंगे, लेकिन इसके ऊपर और नीचे भी इंटेंसिटी जीरो नहीं है। मींस यहां से जो इलेक्ट्रॉन भेजे गए हैं वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में कहीं भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे उनकी यहां पे एनर्जी उनकी अगर तुम देखेंगे तो यहां पे जो एनर्जी होगी उस केस के अंदर उनकी एनर्जी कम होगी, लेकिन जो ऊपर की तरफ से आएंगे उनकी जो एनर्जी है वो हमारी एनर्जी इंटरवल ज्यादा होगा। और जब इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथों में अंतर है। यहां लैम्ब्डा जो होगा वो कम होगा, यहां लैम्ब्डा जो होगा, हाँ जी, क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी किस पर निर्भर करती है,
एनर्जी का फॉर्मूला हमारा होता है एच सी अपॉन लैम्डा, ये होता है। तो जहां एनर्जी इंटरवल ज्यादा है वहां पे एनर्जी गैप ज्यादा होगा, एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो वह वेवलेंथ कम का एमिट होगा। तो एनर्जी यहां पे जो हमारे पास है, यहां पे एनर्जी इंटरवल ज्यादा है तो यहां पे वेवलेंथ लो होगी क्योंकि उल्टा चलता है, और यहां पे लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। एच लिखे दे रहा हूं, लैम्डा एल का मतलब लो वेवलेंथ, और लैम्डा एच का मतलब हाई वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के उल्टे चलती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बच्चे होती है सी अपॉन लैम्डा। तो जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारा क्या होता है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी में सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हो जाती है कि जो एनर्जी जहां पे ज्यादा होती है वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी इंटरवल के से ट्रांजिशन करता है तो वहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकालता है, कम वेवलेंथ का। और अगर एनर्जी गैप हमारा छोटा है तो वहां पे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकालेगा और वेवलेंथ ज्यादा का निकालेगा। तो क्या हुआ, यहां पे जो होगा वो सिंगल वेवलेंथ का फोटोन ना होकर क्या देखा जाता है, हमारे पास में पल्सेज मिलते हैं। पल्सेज का मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का ज्यादा तो मिलता है, मींस ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यही होती है, लेकिन और पॉसिबिलिटियों को भी जो हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आती हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटल देखा है कि ऐसा ही होता है। तो आप सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेरिएशंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, और वो सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेरिएशंस इमिशंस में इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेरिएशन के लिए मना कर रहा है। नहीं तो किसका वायलेशन हो जाएगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और देखा यह जाता कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बिल्कुल ओके आते हैं इसी के हिसाब से। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारे पास में मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं, तो यहां पे तो जैसे ये था हमारा एक्साइटिक स्टेट का कंसेप्ट जो मैं समझा रहा था। मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है उसको भी समझ लें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेटास्टेबल स्टेट का जो डेल्टा टी होता है वो हमारी मेटास्टेबल स्टेट में, कोई बताएगा क्लास में डेल्टा टी किस ऑर्डर का होता है? एक्साइटिक स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, ये सब पढ़िए नहीं। डेल्टा टी किस ऑर्डर का होता है बच्चों? इस ऑर्डर का। तो यहां से देख रहे हैं इसके मुकाबले टाइम बहुत ज्यादा है, तो वहां डेल्टा ई क्या होगा, कम होगा। यहां कम होगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ गया, अनसर्टेनिटी इन टाइम ज्यादा हो गई। इसके मुकाबले देख रहे हो ये 10 की पावर 5 टाइम्स ज्यादा है, इसमें 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी भी तो 10 की पावर 5 के ऑर्डर की जो कम हो जाएगी। वहां अगर डेल्टा टी 10 की पावर 5 टाइम्स का बड़ा है तो डेल्टा ई 10 की पावर 5 टाइम्स का कम होगा। तो वहां पे क्या होगा, वो स्टेट्स जो होंगी मेटास्टेबल स्टेट, उनमें उनका जो स्प्लिटिंग है वो कम होगी। तो कंपटीशंस की दुनिया में इस तरीका के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। और मैं बता दूं कि जो ये फॉर्मूला है इस बात पे क्वेश्चंस लाइन लग के पूछे जाते हैं कंपटीशंस की दुनिया में। कई बार क्या करता है, डेल्टा टी की वैल्यू दे देता है, डेल्टा ई का ऑर्डर पूछ लेता है। कई बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है कॉम्पिटिटिव दुनिया में, गेट में क्वेश्चंस मैंने देखा E1 दे रखा था, E2 दे रखा था, इनकी एनर्जी लेवल दे रखे थे और पूछा था कि डेल्टा टी का टाइम बताएं। तो यहां से क्या करें, एनर्जी इंटरवल से डेल्टा ई निकाल लें और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अप्लाई कर दें, डेल्टा टी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां मैं जस्टिफिकेशन दो चीजों का करने का प्रयास कर रहा था कि जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्साइटिक स्टेट में पहुंचता है, एटम एक्साइटिक स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिक स्टेट में पहुंचता है, तो वहां 10 की पावर -1 सेकेंड में जब वो रहता है तो क्योंकि टाइम इंटरवल इतना अनसर्टेन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होती है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो हमारी लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन है, उसकी विड्थ फिक्स नहीं आती। और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसका मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसमें भी ये क्वेश्चंस तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में बहुत ही बार पूछा जाता है कि मेटा स्टेबल स्टेट की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है या एक्साइटिक स्टेट की। तो मेटा स्टेबल स्टेट में क्योंकि ज्यादा देर रुकता है तो वहां पे डेल्टा ई जो स्प्लिटिंग है, मींस उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसे स्प्लिटिंग ना कह के अनसर्टेनिटी ही कहें, तो उसमें डेल्टा ई की जो वैल्यू, क्योंकि डेल्टा टी बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेरेटिवली एक्साइटेड के मुकाबले, तो डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हमारी और कम हो जाती है। तो मेटा स्टेबल में जो अनसर्टेनिटी है वो कम रहती है और वहां पे अनसर्टेनिटी एक्साइटेड की वो ज्यादा रहती है। तो इसके ऊपर इस कंसेप्ट को पूरे को समझ लें।
अच्छे से समझ लें और इसे फिर मेटा स्टेबल स्टेट पे समझ लें। मेटा स्टेबल स्टेट में जो आपने ये स्प्लिटिंग दिखा रखी है, मीन्स जो हमारे पास में एनर्जी विथ दिखा रखी है अनसर्टेनिटी वाली, उसको कम दिखाना होगा। इस तरीका से जैसे हमारी मेटा स्टेबल अगर हम लें कहीं बीच में होती है एक्साइटेड के, तो उसमें स्प्लिटिंग को हम बहुत कम दिखाएंगे। ऐसा कई बार तो स्टूडेंट क्या करता है कि कभी दिखाना भी पड़े तो गलती से ऐसा भी कर देता है कि इसको तो दिखा देता है छोटा और इसको बड़ा दिखा देता है। उसको यही नहीं पता होता कि इसका भी कोई मतलब होता है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम जो होता है डेल्टा टी वो 10⁻³ सेकंड का होता है, तो डेल्टा ई जो होता है वो काफ़ी लो होता है। तो इस कंसेप्ट को समझ के रखें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये भी। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के वेरियस एप्लीकेशन ले रहा था, समझा रहा था, ये आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि आप बोर ऑर्बिट में बताएं कि एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कितनी रिक्वायर्ड है, और बताएं कि जो नील्स बोर कहते हैं उसके हिसाब से ही उसकी एनर्जी है, मीन्स वो स्टे कर सकता है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, जो मैं लगातार लेक्चर इस पर डिलीवर कर रहा था। ये मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लास्ट एप्लीकेशन था जो मैं लोबेट कर रहा था। बच्चे जनरली पूछ रहे होते हैं सर कौन सा रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा ये सभी ऑर्थर बीजर का रेफरेंस से ये प्रॉब्लम्स थी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और सभी से मेरा आग्रह है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑर्थर बीजर से क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू करें, वहीं से वेव नेचर को पढ़ें, वहीं से पार्टिकल नेचर पढ़ें, वहीं से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ें, वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको समझें। तो मुझे उम्मीद है कि उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से आपको फायदा मिलेगा। हालांकि आगे के जो मेरे लेक्चर्स हैं वो बहुत सारी बुकों से मैंने कंपोज किए हैं जो मैं आगे लेक्चर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग आपको ऑर्थर बीजर से ही करनी है। अच्छा रेफरेंस मैकग्रा-हिल पब्लिकेशंस का, तो उनके इस लेक्चर में मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा था कि हम कितने एप्लीकेशंस इसके ले सकते हैं। तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव दुनिया में इंपॉर्टेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जो मेरा कल का लेक्चर जो मैं डिलीवर करूंगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो हमारे अब चलेगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। कल मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वेव फंक्शन वास्तव में है क्या, और इसकी क्या हमारी यूटिलिटी है, और कैसे हमारी श्रोडिंगर इक्वेशंस आई, और कैसे श्रोडिंगर इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स का बैकबोन बन गई। स्टूडेंटों को, खासतौर से कुछ स्टूडेंटों ने चैनल के ऊपर कमेंट किए थे, उन्हें मैं यहाँ आश्वस्त भी करना चाहूँगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप अप्लाइड प्रॉब्लम्स भी इस पर डालते रहे, तो ये बेसिकली अप्लाई की प्रॉब्लम्स थी। लेकिन जो मैं अब आगे कंटेंट देने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में, वहाँ से जो अप्लाइड प्रॉब्लम्स है वो कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूछी जाती हैं। तो ये हमारा आधार है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसे हम लेके चलते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस, पोर्शंस, ये सब एप्लीकेशंस ही हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, इसको एक्सप्लेन करें। ये पूछा जाता है फाइनाइट विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्यों होती है, पूछा जाता है मेटा स्टेबल स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में जो अनसर्टेनिटी एनर्जी भी कहाँ ज़्यादा होती है, फाइनाइट विड्थ कहाँ ज़्यादा होगी कम होगी, फाइनाइट विड्थ का क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो देश के बच्चों के काम आएगी और आपके क्वांटम कंसेप्टों को मजबूत करने में मदद करेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।